के लिए अपने उत्पाद को, और बाजार में मान लीजिए कीमत उसको मिल रहा है 70 रुपया। अगर वो बाजार में 70 रुपये में बेच रहा है, यानी बहुत कम कीमत में बेच रहा है, तो किसान को नुकसान हो सकता है। लेकिन किसान की बाध्यता है कि किसान को ये अनाज वहां बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं और मंडी में नहीं जा सकता। हमारे देश में मंडी की दूरी भी तो बहुत है, 21 से 22 किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग का मानना था कि ये 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किसान दूसरी मंडी में जा नहीं सकता, क्योंकि उसका परिवहन लागत बढ़ जाएगा। अब वो बाध्य होता है, दिस इज कॉल्ड द बाध्य। वो डिस्ट्रेस चल के लिए, वो तनावपूर्ण बिक्री के लिए, वो बाध्यकारी बिक्री के लिए बाध्य हो जाता है। और जहां पर क्या होता है, बहुत कम कीमत में वो अनाज का विक्रय करता है, वो अनाज को बेचता है, और जिसमें किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब अगर किसान को पता है कि भाई अगर बाजार में 70 रुपया मिल रहा है और सरकार उसको मान लो 110 रुपया दे रही है या 100 रुपया दे रही है, तो किसान क्या करेगा? अपने उत्पाद को लेकर के कहां बेचेगा? जाकर के सरकार के पास, एफसीआई के पास। तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रेस सेल से, उसको तनावपूर्ण बिक्री से एमएसपी बचाता है। क्लियर एकदम? तो ये एमएसपी के लाभ हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको, लिखिए फटाफट लिखिए। आज भारत खाद्य निर्यातक है, तो देश में भूखे क्यों? तो सरकार भी इसके लिए चिंतित है। सरकार ने हाल ही में तय किया है, जैसे भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है, लेकिन सरकार ने तय किया है कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा का संकट आता है तो हम चावल के निर्यात को रोक सकते हैं, और सरकारी फैसला ले सकती है। तो ऐसा नहीं है, सरकार इसके लिए चिंतित है, सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है। ये कितना गलत है कि हमारे देश में भूखे हैं तो हम चावल का निर्यात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस बहुत है, ठीक है? ऐसा नहीं है। और हम ऐसा नहीं है, 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी तो दे रहे हैं, 25 केजी और 35 केजी अनाज भी तो दे रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा। अब आगे बढ़े, हम लोग अब क्या करेंगे? एमएसपी के अब ये लिख चुके हैं, फटाफट लिख चुके हैं। चलिए अब एमएसपी की हम लोग चुनौतियों को पढ़ेंगे या हानि को पढ़ेंगे। एमएसपी की हानियां या चुनौतियां, ठीक है? या दो उसको समझेंगे। डन? अब उसको समझने से पहले जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दो फटाफट। ये बताओ कि एमएसपी में अगर गन्ने को भी शामिल करें, गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है, तो अभी वर्तमान में कुल कितने फसलों पर एमएसपी दिया जाता है? जल्दी से सवाल का जवाब दो। एक ये सवाल, दूसरा सवाल एमएसपी की गणना कौन करता है, और तीसरा एमएसपी की घोषणा कौन करता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 सवाल जल्दी से। मैं देखता हूं कितने लोग टाइप करके भेजो, तब मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो यही क्लास रुकेगा, ठीक है? और सही होने चाहिए, घोचू लोग, नहीं तो गलती हो तो बताऊंगा। पहला, गन्ने को शामिल करके एमएसपी में कुल कितनी फसलें शामिल अभी एमएसपी दिया जाता है वर्तमान में? दूसरा है कि एमएसपी की गणना कौन करता है, और तीसरा एमएसपी की घोषणा कौन करता है? चलिए स्टार्ट कीजिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं, क्या बात है। गौरव ने सबसे पहले दिया है 23, गौरव भागरवा 23, शाबाश। फिर श्रेया सिंह 23, फिर शिवम मिश्रा 23, फिर नहीं उसको डिस्क्राइब मत कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट खींच जाएगा आपका 250 शब्द में हो जाएगा, पॉइंट वाइज भी लिखेंगे। क्या बात है। अनामिका 23, अनीस 23, अरे वाह क्या बात है। प्रेम सही है, लेकिन सब 23 लिख रहे हैं। घोषी लोग, ये तो बताओ गणना कौन करता है और उसका घोषणा कौन करता है? क्या बात है। देखो प्रगति में सीएससीपी लिखा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 23 सब लिख रहे हैं, सीसीए भी लिख रहे हैं। सीसीए देखो कौन लिखा है, कौन लिखा है ये? और प्रगति नहीं लिखा है, सीसीए। क्या बात है, क्या बात है। क्या देखो बहुत जन, ऋतिक ने, नंदनी ने, सुषमा ने, मुनिशा ने, मनीषा ने, विनीत ने, विनीत लिखता है थप्पड़ मारे, पूछे वो पूछता है यार ग्रेट सर, ये सब लिखो। शोभा ने, शिवम ने, सौरभ ने, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर देने का बारी आ गया। उत्तर ये है 23 फसल है गन्ने को लेकर, गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है, लेकिन गन्ने को शामिल करें तो 23 फसल है। और सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी गणना करता है, और इसकी गणना के लिए वो संस्तुति करता है गणना करके, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होता। और सीसीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। नुकसान, ठीक है, एमएसपी की हानियां। सबसे पहले बात तो है कि यह सरकारी व्यय को बढ़ाता है, यह सरकारी व्यय खर्च में वृद्धि करता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। मानी सी बात है। एमएसपी एक प्रकार की सब्सिडी है जो सरकार द्वारा किसानों को दिया जा रहा है। सब्सिडी राजस्व खर्च है, गैर उत्पादक खर्च है, और सब्सिडी से सरकार का खर्च तो बढ़ रहा है, खर्च में वृद्धि हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे राजस्व खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा को बढ़ाने में भी, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को बढ़ाने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिखो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट, यह व्यवस्था बाजार में खाद्यान्न आपूर्ति को कम करता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? खाद्यान्न आपूर्ति को कैसे कम कर रहा है समझो। अगर सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा की गई, किसान अपनी फसल को एमएसपी पर सरकार को बेचने लगे, तो इससे क्या होगा? अधिकांश फसल सरकार के पास, एफसीआई के पास आ जाएगा। अब इससे क्या होगा? बाजार में उस फसल या उस खाद्यान्न की आपूर्ति या सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उससे वहां मूल्य बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बाजार में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। खाद्य संकट पैदा करने में एमएसपी की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अधिकांश फसल को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। अब किसान क्या कर रहा है? किसान बाजार में तो बेच नहीं रहा है, कम बेच रहा है। इससे क्या होगा? बाजार में फसलों की आपूर्ति कम हो जाती है। तो यही है कि यह व्यवस्था बाजार में खाद्यान्न आपूर्ति को कम करता है। ठीक है, कम कर सकता है, करता है, ठीक कीजिएगा, कम कर सकता है। डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, कभी किसानों को इससे लाभ प्राप्त नहीं होता, मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट की बात माने तो भारत में एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को ही प्राप्त होता है। चौंकाने वाला तथ्य है।
कि भारत में एमएसपी का लाभ लगभग 6% किसानों को ही प्राप्त हो पाता है, यानी अधिकांश किसान एमएसपी से वंचित रह जाते हैं, एमएसपी के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अर्थात भारत में सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, और खासकर सीमांत और लघु किसान जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, वे अधिकांशतः इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिख लो। चौथा ये पहले उतार लो, हम लोग चौथा नेक्स्ट पेज में जाएंगे। जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो। अरे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, क्या करिए? आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आपका एक उद्देश्य यूपीएससी का रिजल्ट, आपका सिलेक्शन। बस हम लोगों का जब उद्देश्य दोनों का एक है तो दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, होगा क्यों नहीं होगा? ठीक है, नेक्स्ट चौथा, पहले चौथा बात करेंगे। यह फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर सकता है, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर सकता है। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, फसल प्रतिरूप पहले होता क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न। फसल प्रतिरूप का मतलब है किसी भी खेत में वहां के तापमान, जलवायु और मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है उसके अनुकूल अगर फसल को उगाया जाता है तो उसको फसल प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे बोलो, ध्यान देना, किसी भी खेत में वहां के तापमान, जलवायु और मृदा की उर्वरक क्षमता के हिसाब से अगर कोई फसल का उत्पादन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फसल प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल प्रतिरूप कहते हैं। अब एमएसपी कैसे फसल प्रतिरूप को बदल सकता है, जरा समझना। मान लेते हैं कि चावल और गेहूं सरकार द्वारा इसके एमएसपी को बढ़ा दिया गया, इसके एमएसपी को बढ़ा दिया गया। अब वो किसान जो दाल का उत्पादन करता था, क्योंकि उसको एमएसपी वहां ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो जो खेत उसके लिए दाल के उत्पादन के लिए अनुकूल है, जो मृदा उसके दाल के उत्पादन के लिए अनुकूल है, जो जलवायु उसके दाल के उत्पादन के लिए अनुकूल है, वो उस जगह भी चावल और गेहूं का उत्पादन करने लगता है। वो उस जगह भी चावल और गेहूं का उत्पादन करने लगता है। इससे क्या होता है? फसल प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है। इससे फसल प्रतिरूप में परिवर्तन होता है, और ये फसल प्रतिरूप को प्रभावित करता है कौन? एमएसपी प्रभावित करता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी से संबंधित एक बात और, क्या किसान उत्पादन में वृद्धि के लिए अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और अत्यधिक जल का उपयोग करता है, दोहन करता है। ये कैसे कमी है? ये कैसे चुनौती है? ऐसी चुनौती है कि यह क्या करता है? कृषि में विकृति उत्पन्न कर देता है। यह दीर्घकाल में कृषि में विकृति उत्पन्न करता है, विकृति उत्पन्न करता है, डिस्टॉर्शन। कैसे? जब किसान अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेगा तो मानी सी बात है, मृदा की उर्वरक क्षमता कम होगी। न केवल मृदा की उर्वरक क्षमता कम होगी, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, मानव के स्वास्थ्य को भी नुकसान देता है। अब जब आप उर्वरक ज्यादा प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक, तो उसके लिए आपको अत्यधिक जल का भी उपयोग करना पड़ता है, तब जल का भी ज्यादा उपयोग होता है। अब जब ज्यादा जल का उपयोग होगा तो भूमिगत जल जो है ये ऑलरेडी बहुत कम है हमारे देश में। भूमिगत जल, और भूमिगत जल का ही ज्यादा उपयोग कृषि में होता है, 90% से भी ज्यादा कृषि में उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं भूमिगत जल स्तर और नीचे आएगा, जिससे जल का संकट खड़ा हो जाएगा कृषि के लिए।